हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कंटिन्यू करते हुए उसका फोर्थ टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है और वो वीडियो अपलोडेड है, उसे आप अवश्य देखें। पॉलिटी की बात करता हूँ तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दूसरा टॉपिक है जो मैं शुरू किया हूँ। इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया भी कंप्लीट कर दिया है। उसे मैंने दो पार्ट में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो उसे एक बार आप अवश्य देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम 9 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ेंगे, देन सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पिलर में हम पढ़ रहे हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशियल। ये 3 पिलर ही होते हैं किसी भी सरकार के। अब एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ऑफ कोर्स इन सबको हम एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं अगर लेजिस्लेशन की बात आती है तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, ये आप याद रखेंगे। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब हम लेजिस्लेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं अगर जुडिशियल की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल, ये तीनों सेक्शन हम जुडिशियल के अंतर्गत देखेंगे। एक चौथा सेक्शन प्रेस है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसे हम देखें, बट वो फोर्थ पिलर कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेम जो ये पेनोरमा है, वो पेनोरमा स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लीकेबल है। यहाँ प्रेसिडेंट है तो वहाँ गवर्नर है, मतलब हर एक पोस्ट का एक समकक्ष पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है। हम उसको स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? बेसिकली मंत्रियों का एक समूह जिसका लीडर होगा प्रधानमंत्री, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके द्वारा हेड किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, ये दो आर्टिकल हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डायरेक्टली उसके बारे में बताते हैं, है ना, कि इनका एग्जिस्टेंस है, इनके कंपोजिशंस, इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, जो कुछ भी है 74, 75 में आप पढ़ेंगे। वही बात करते हैं 76, तो 76 इसके तहत नहीं आएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो सेपरेट टॉपिक है, उसको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। 77, 78 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत ही आता है, बट 74, 75 में डायरेक्टली इसके बारे में बताया गया है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, जो क्या करेगा? एडवाइस देने का काम करेगा प्रेसिडेंट को। हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो भी कार्य करता है पूरे भारत में, जिसको स्कीम लानी है, कुछ भी इनिशिएटिव लेना है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है। यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस जो भी होते हैं, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है। प्रेसिडेंट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है ऑफिशियली, बट उसकी जो पावर है, रियल पावर एंजॉय प्राइम मिनिस्टर ही करता है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक माध्यम है, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं आर्टिकल 75 की बात करूं तो आर्टिकल 75 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, उनके कार्यकाल की बात कही गई है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनकी शपथ ग्रहण में वो क्या कंटेंट बोलेंगे, और सैलरीज, अलाउंसेस की बात कही गई है। तो ये आप याद रखेंगे। दो आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर। आज इसको थोड़ी डिस्क्रिप्टिवली पढ़ लेते हैं आर्टिकल 74 को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 74 में सीधे बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और वो क्या काम करेगा? प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करेगा। नेक्स्ट, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है किसको? प्रेसिडेंट को। उस एडवाइस को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, इंक्वायरी उसकी नहीं हो सकती है। बेसिकली ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, बाध्यकारी होगा। बेसिकली वीटो पावर एक अलग पार्ट हो गया, वीटो पावर में वो अपनी शक्ति एंजॉय कर सकता है, बट मोस्ट फेवरली ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सभी बातें प्रेसिडेंट को माननी होती हैं। आर्टिकल 75 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 75 में जैसा मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कार्यकाल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ओथ के बारे में बताया गया है। बेसिकली आर्टिकल 75 में 3 सेक्शन है, ABC। उसमें एक चीज ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और वहीं जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को वो मंत्री बना सकता है। वो
संसद के दोनों सदनों का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तब भी बना सकता है। शर्त है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। ये आप बात क्लियर रखिएगा। एक संविधान संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे पूछा जाता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इस संविधान संशोधन में ये चीज तय कर दी गई कि जो मंत्री हैं, टोटल मंत्रियों की संख्या आप कितनी कर सकते हो। बेसिकली लोकसभा में जो सिटिंग कैपेसिटी आज की डेट में 545 है, उसका 15% 15% ही केवल मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 545 का 15% देखें तो 81 अप्रॉक्स 82 आता है। तो 82 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं भारतीय संविधान में, ये आप याद रखेंगे। आज की डेट में देखें तो 60 से 70 मंत्री टोटल होते हैं। मंत्रियों में भी क्लासिफिकेशन है, मैं आप आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप ये याद रखेंगे कि लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इट मीन्स 82 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। अब मिनिस्टर की सैलरी की बात कर लेते हैं, उनके अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो सैलरी का काम है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, उस बेसिस पर वहाँ की सैलरीज डिसाइड होती है। टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, ये भी आप याद रखेंगे। पिछली बार 2018 में चेंज हुआ था। उस हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी सैलरी 3,80,000 रुपये महीना होती है, जो प्रधानमंत्री की सैलरी के समकक्ष है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, जो मंत्री हैं, मंत्रियों में जो सबसे ऊपर ऑर्डर के हैं, उनको बेसिकली क्या कहा, उनको बेसिकली एडिशनल चीजें भी मिलती हैं, लाइक मेडिकल अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, सैनिटरी अलाउंसेस। अब सैनिटरी अलाउंसेस क्या है? वो बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रैंकिंग होती है, जिसकी ओहदा जितना बड़ा होता है, उसको उस हिसाब से अलाउंसेस एडिशनल मिलते हैं, तो सैलरी भी उनकी कुछ बढ़ के मिलती है। आर्टिकल 77 की बात करता हूं तो आर्टिकल 77 बताया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया, भारत सरकार जो होती है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर हर ऑफिशियल काम करती है, चाहे वो फॉरेन से रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनली रिलेटेड हो। सभी कुछ काम प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो नियम है, ये सबका वर्णन आर्टिकल 77 में दिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट इंडिया में जो भी स्कीम्स हैं, जो भी वर्क हैं, वो करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 78 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 78 में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी फंक्शंस, उसकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का वर्क, ये फंक्शन क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको फुलफिल करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर उनकी एडवाइस को प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है, और प्रेसिडेंट की जो चीजें हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाता है। बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर का कम्युनिकेशन गैप भरने का एक प्रकार से आर्टिकल 78 में बतलाया गया है। आर्टिकल 88 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 88 में जो मंत्री हैं, उनके क्या अधिकार हैं, ये बताया गया है। अधिकार उनके इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ दोनों में वो सदन में बैठ सकता है, अपना अपनी स्पीच रख सकता है, बट वोट देने का अधिकार उसको सिर्फ वही है जहां से वो सदस्य है। अगर वो लोकसभा से सदस्य है तो राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता है, वहां बैठ जरूर सकता है। ऐसे जब ज्वाइंट सेटिंग कमीशन होता है, जब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती हैं, वहां पे वो अपना स्पीच जरूर दे सकता है, बट वोट देने का अधिकार उसको वहां पे नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मिनिस्टर्स के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सीधे तौर पे लिखा गया कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीधी सी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय करता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे कि मैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करूं, तो कुछ लिमिटेशंस के साथ वो कर सकता है, वो पूरी तरह से इसके लिए फ्री नहीं है। ठीक है, संविधान में हर जगह प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र के बारे में बतलाया गया है। अपने से वो कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आप याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जीक्यूटिव एक्शंस में। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है। जब रूलिंग पार्टी शासन में आती है तो उसके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देता है। अब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो मिनिस्टर्स को नियुक्त करता है, कौन? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है और प्रेसिडेंट ही जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर जाहिर सी बात है जो मंत्री होंगे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के। मान लीजिए दोनों के नहीं है तब भी वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको फिर 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ये आप याद रखेंगे। मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू स्पीक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंत्री होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, बट वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। वोट वो सिर्फ कहाँ देंगे, अगर लोकसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में वोट दे सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगर राज्यसभा का मेंबर तो वो सिर्फ राज्यसभा में वोट दे सकता है, लोकसभा में नहीं। और जब वो मंत्री है तभी दोनों हाउस में वो बैठ सकता है, स्पीच दे सकता है। अंडरस्टैंड। ये जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। बेसिकली आप जयशंकर जी को देख रहे होंगे, लास्ट में फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए थे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये आप देख लेंगे एक बार। ओथ सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में जो प्राइम मिनिस्टर जो कंटेंट बोलते हैं, जो 4 लाइन्स बोलते हैं, वही 4 लाइन हमारे मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं वो भी बोलते हैं। वो ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट दिलवाता है। वो 4 लाइन क्या है, तो पहली लाइन है टू बियर ट्रूथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड लाइन में बोलते हैं टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड लाइन में टू फेथफुली एंड कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। एंड लास्ट लाइन में वो बोलते हैं टू डू राइट ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन, इल और विल। तो ये जो 4 लाइन है ये प्राइम मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण के दौरान बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, और जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो भी बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। और किसके द्वारा ये शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये करवाया जाता है। सैलरी एंड अलाउंसेस मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं। प्रेजेंटली 3.8 लाख रुपीस पर मंथ उनकी सैलरीज होती हैं, और जो मिनिस्टर होते हैं उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेएबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है वही मिनिस्टर्स को भी मिलती है, बट कुछ चीजें एडिशनल उनको मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू हिज रैंक दे गेट एडिशनल फैसिलिटीज। ओके, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आर्टिकल 75 में क्लियरली ये बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं तब तक वो मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, अगर मेजॉरिटी गई उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये आप याद रखेंगे। व्हेन द लोकसभा पासेस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स हैव रिजाइन इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर हु आर फ्रॉम राज्यसभा। इन केस अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती जब उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी में जो मेजॉरिटी नंबर है वो कम गया है, तब जो अगेंस्ट वाली पार्टी अपोजिशन पार्टी होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। उस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर उस वोटिंग में वो मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ वोट उनको नहीं मिलते हैं, तो उनको सरकार को क्या इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा में मिनिस्टर बैठा हो चाहे वो राज्यसभा में मिनिस्टर बैठा हो, उन सबको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे। It is the duty of every minister to stand by the cabinet decision and support them both within and outside the parliament. ये कर्तव्य है हर मंत्री का, अगर कैबिनेट कोई डिसीजन लिया है तो उसके साथ खड़े हों, भले उसका उस डिसीजन से मतभेद हो लेकिन उसके साथ वो खड़े होना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिजाइन दे दें। ये सीधे तौर पर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हो कैबिनेट के डिसीजन से, अपने रूलिंग पार्टी के डिसीजन से। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात कही गई है। अब बात करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होता है। तो 3 चीजों से मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। अब मैं बात करूं कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है सबसे प्रमुख होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो पोर्टफोलियो हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, तो ये जो हैं जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं बेसिकली 15 से 20 मिनिस्ट्री ऐसी हैं। ठीक है, इन मंत्री भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, बेसिकली उनके एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।
प्लस पोर्टफोलियो जो देना होता है वो प्राइम मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र में है, क्या किसको पोर्टफोलियो देना है। तो कैबिनेट मिनिस्टर मान लीजिए 20 हो गए, तो अगर उनके 20 असिस्टेंट मैं और बना दूं तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाएंगे। अगर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के भी असिस्टेंट बना दूं तो वो डेप्यूटी मिनिस्टर कहलाएंगे। तो बेसिकली 20 40 20 60 मिनिस्टर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। अगर एडिशनल कोई मंत्रालय बनाया गया, जैसे जल शक्ति मंत्रालय भी हाल फिलहाल बनाया गया, तो ऐसे कुछ मंत्रालय बनाए गए हैं तो उसमें भी एडिशनल मिनिस्टर्स जुड़ते रहते हैं। तो ये बेसिकली इसका पूरा गेम प्लान है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स बेसिकली जो पॉलिटिकली ये इंस्पायर्ड पोस्ट है कि अगर एलाइड पार्टीज हैं तो उनके भी कुछ सदस्यों को डिप्टी मिनिस्टर बना दें और खुश रखें, तो ये एक प्रकार की एक ऐसी पोस्ट है। बट कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये चलती आ रही है फ्रॉम इंडिपेंडेंस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बदल के कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया था 1952 में, बट इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1956 में, और ये जो 3 टियर सिस्टम है इसी को कंटिन्यू रखा गया। बेसिकली ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री का सिस्टम है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मंत्री होते हैं हमारे यहाँ के, वो मंत्री किसी के जरूर इलेक्शन जीतते हैं बट वो जवाबदेह नहीं होते हैं। अगर कुछ उन्होंने वादा किया है और वो वादा नहीं भी पूरा कर पाए तो वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं, अगर उन्होंने कुछ वायलेशन किया है, जो बोला है वो नहीं किया है, तो उनको हम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर प्रेसिडेंट ने कुछ ऑर्डर किया है और मंत्री नहीं कर रहे हैं तब भी उनको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। बेसिकली वहां पे ये एक फ्रेज बन गया है कि कभी राजा गलत नहीं कर सकता है, वो एक फ्रेज है वहां पे, द किंग कैन नॉट डू नो रॉन्ग। ओके, तो राजा कभी वहां गलत नहीं कर सकता, ये फ्रेज के साथ वहां बेसिकली अगर राजा ने कुछ ऑर्डर किया, मिनिस्टर ने ये नहीं किया, तो उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार जो कोई मंत्री बन गया तो वो जब तक उसकी मेजोरिटी अगर वो सपोर्ट रहा तो 5 साल आराम से वो कार्यकाल अपना पूरा करता है। तो ये चीजें कुछ हैं, आप याद रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे यहाँ के, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर देयर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट में डिफरेंस क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 3 टायर का सिस्टम है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे। इट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मे भी नंबर 60 से 70 पहुंच सकता है, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ वही 20 जो मेन मंत्री हैं वो रहेंगे कैबिनेट में। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो वो एक कंपोजिशन से अलग है, उनके फंक्शंस और रोल, ये तीनों चीजें से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं, वहीं कैबिनेट में 15 से 20। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ये तीनों को कंटेन करके रखते हैं। वाइल कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता हूं तो इसके लिए बेसिकली आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 में क्लियरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन कैबिनेट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्णन नहीं था। फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इमरजेंसी का जो आर्टिकल है 352, उसमें ये बता दिया जाता था कैबिनेट के में लॉवेंस से ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो वो कैबिनेट वर्ड जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में लाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, तब वो एग्जिस्टेंस में आया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 टायर की बॉडी है, जैसे हमने बताया, जो मेन मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ये 3 टायर बॉडी है जो किससे इंस्पायर्ड है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था चलती है, उसी से इंस्पायर्ड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो किसके प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति, और जो कैबिनेट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये चीजें जो है वो आप अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं 3 2 5 9 मिनिस्टर्स, बेसिकली ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मेन जो मेन पोर्टफोलियोज हैं उनके बारे में इसके अपार्ट और भी हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो मेन मिनिस्ट्री है इसी को कैबिनेट मिनिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट किचन कैबिनेट के बारे में है। किचन कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, बट इंदिरा गांधी के टाइम 1966 में ये एक टर्म आया किचन कैबिनेट। इसमें बेसिकली इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स को ले लिया और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके एक बेटे संजय गांधी हुआ करते थे, बेसिकली उनका पूरे पार्टी में बहुत रुतबा था और उनके डिसीजन को माना जाता था। तो फिर वहां पे एक टर्म से बना किचन कैबिनेट, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके रिलेटिव, उनके फैमिली मेंबर, उनके फ्रेंड्स में भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड होंगे, 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। और ये जो होगी वो ऑफिशियली बहुत पावरफुल अथॉरिटी, बहुत पावरफुल बॉडी कही जाती थी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
ये सब कुछ इसमें लिखा है। और इस संविधान में नहीं है तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगा, संविधान से परे। ठीक है। किचन कैबिनेट इज नॉट यूनिक टू इंडिया। ये जो किचन कैबिनेट है ये बेसिकली इंडिया में ही नहीं ईजाद किया गया था, ये अमेरिका में भी ऐसा एक किचन कैबिनेट है और ब्रिटेन में भी है। एक छोटी सी एक छोटा सा ग्रुप जो मेन पावर अथॉरिटी रखता है किसी भी डिसीजन को मेक करने के लिए। ठीक है। तो ये एक किचन कैबिनेट का तर्क है, तो ये आप याद रखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने सभी कुछ चीज़ें कवर की हैं, आप अच्छे से देख लेंगे। कोई भी डाउट हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड तो आप एक बार ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।